वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उसे देख लें। फ्रेंड्स, यह जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिनका मुख्य परीक्षा है फ्रेंड्स, वो भी प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें, और जिनका जो पीटी एग्जाम होने वाला है वो भी देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपका है कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो देखिए, चेचक रोग का है जो पूरी तरह से भारत में उन्मूलन कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो किसमें होती है फ्रेंड्स, तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है तो जो परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 देखें कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के जो प्रोटीन भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक कौन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन निकाय। ठीक है, कीटोन निकाय है जो आपका मूत्र का असामान्य घटक है। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। मगर, सांप, रे मत्स्य या उड्डयन स्तनपायी। तो किसमें सबसे अधिक होती है फ्रेंड्स पसलियों की संख्या। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप में अधिक होती है। सवाल नंबर 7 को देखें कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। शिरा के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए, जनरली है जो शिरा होता है वो है आपका अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक शिरा है जो फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को होता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है, फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 को देखें कि अंगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है। तो जो अंगेती झुलसा है फ्रेंड्स वो आलू का रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अंगेती झुलसा किसका रोग है, कौन सा फसल का, तो आलू फसल का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है। तो गाजर के लिए कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग, फेरोमोन ट्रैप, पिड़कनाशी का प्रयोग, नीम के निचोड़ का प्रयोग। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिड़कनाशी का प्रयोग। सवाल क्या था, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है, तो पिड़कनाशी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखिए, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो किसमें होगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NH4Cl। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 13 को देखें। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं उसका, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं उसका क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है।
किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 में है कि कौन सा कथन सही है। कथन में दिया हुआ फ्रेंड्स 1930 के दशक के शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। बी में है, दूसरा में है नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। 3 में है नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था तथा हल्का था। तो कौन सा कथन इसका सही होगा फ्रेंड्स, तो गेस करें सवाल नंबर 14 का। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, अर्थात 1, 2, 3 सभी कथन है जो सही है। फिर से एक बार देखें कि 1930 के दशक के शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया था, ये भी सही है। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, ये भी सही है। नायलॉन रेशा प्रबल तथा प्रत्यास्थ तथा हल्का था, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जो क्यूरी बिंदु तापमान है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। देखिए प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, आपका रिविजन सेट है, इसलिए फटाफट देखते चले। सवाल नंबर 16 को देखें कि निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। निम्नतम तापमान, निम्नतम यानी न्यूनतम जो तापमान होता है किसके द्वारा मापा जाता है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा न्यूनतम तापमान मापा जाता है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो प्रकाश के द्वारा। सवाल नंबर 18 को देखें कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए जो एक्स किरणें हैं वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे हैं। किस प्रकार की, तो विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं जो। सवाल नंबर 19 को देखें कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान की समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। सवाल एक बार फिर से सुनिए कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता जो अनुत्क्रम्य इंजन है उससे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखें कि एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है। एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक कौन सा है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट है जो एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है। सवाल नंबर 21 को देखें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। सवाल नंबर 22 को देखिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कौन करता है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सवाल नंबर 23 को देखें कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में किसमें निहित होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भारत के जो अवशिष्ट शक्तियाँ होते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ होते हैं वो आपका केंद्र सरकार में निहित होते हैं। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें कौन सा अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम में। सवाल नंबर 25 को देखें कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। कौन सा देश का है फ्रेंड्स, गेस करें। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या न्याय पंचायत। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी है जो नहीं है। सवाल क्या था कि निम्न में से कौन सा संस्था है जो पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ग्राम सहकारी सोसाइटी है जो पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत है जो है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर रेफरेंस कम से कम 1 माह के भीतर हो जानी चाहिए। फिर से सुने, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किया जाता है तो किस अवधि के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से क्या है अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो कितना दिन के भीतर, तो 1 महीना के भीतर हो जाना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1 माह के भीतर। सवाल नंबर 28 को देखें कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका। तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री फ्रेंड्स उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर 29 देखें कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो ग्राम सभा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। तो किसको निरूपित करते हैं फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति है ग्राम सभा सही रूप में निरूपित किसको करती है। सवाल नंबर जो आपका 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, ठीक है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। सवाल नंबर 31 को देखें कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, गेस करें। 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी के पहाड़ी के पास। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो संथालों में जो विवाह होता है उसका सामान्य रूप कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुपला। याद रखिएगा क्या, बुपला। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स सवाल नंबर 33 देखिए। सवाल नंबर 33 से भारत विस्तृत है कितना से कितना अक्षांश के बीच स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका 8 डिग्री 4 इंच से 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से आपका 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखिए, चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो आपका मेघालय में अवस्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। सवाल नंबर 35 को देखिए कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखें कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो देखिए JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है आपको रांची में, रांची के तुपुदाना में स्थित है, ठीक है। कहाँ, रांची के तुपुदाना में। सवाल नंबर 37 को देखें, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो सबसे पहले भारत में रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है निम्न में से किनके साथ इसराइल की साझी सीमाएं हैं, ठीक है। इजराइल की साझी सीमाएं पूछी जा रही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ है जो इनकी साझी सीमाएं हैं। तो आपका सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 40,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक कौन सा है। तो यह कटक है फ्रेंड्स आपका मध्य महासागरीय कटक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 को देखें कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो तेल का कोष सबसे ज़्यादा आपका वेनेजुएला में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मानव जाति का जन्म स्थल किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो सवाल नंबर जो 41 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है।
अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखें। सवाल नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पवन का नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स, और ये आपको पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्जार्ड है जो सुमेलित नहीं है। बाकी आपका चिनूक कहाँ चलता है, तो संयुक्त अमेरिका में सुमेलित है। सिरोक्को सिसिली में चलता है, ये भी सुमेलित है। नार्वेस्टर है जो फ्रेंड्स आपका, ये आपका भारत में चलता है, ये भी सुमेलित है। बिल्जार्ड है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो बिल्जार्ड है जो मुख्य रूप से ये आपका दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त अमेरिका, ये सब में चलता है बिल्जार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 43 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयकरण। ठीक है, केंद्रीयकरण है जो आपका आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। सवाल नंबर 44 को देखिए कि विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। तो विश्वव्यापी आपका जो महान मंदी आई थी फ्रेंड्स, कब आई थी, तो 1929 ईस्वी में आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखिए कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। सवाल नंबर जो आपका 45 है फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। चलिए सवाल नंबर 46 के देखें। सवाल नंबर 46 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 46 है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो देखिए ग्रीन बैंकिंग का अर्थ ऑप्शन ए में दिया है बैंकों द्वारा वनों का विकास, बी में बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, सी में बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स जो ग्रीन बैंकिंग था इसका उद्देश्य मुख्य था फ्रेंड्स कि जो बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागज़ के इस्तेमाल होता था उसको हतोत्साहित करना। ठीक है, उसको हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना ही ग्रीन बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य था। एक बार फिर से सुने फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो ग्रीन बैंकिंग था उसका शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बैंकों में जो तकनीकी के माध्यम से कागज़ का इस्तेमाल होता था उसको हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना ही ग्रीन बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। 47 का देखें कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या, जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात में वृद्धि होता है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर ए 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखिए। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि निर्यात का संवर्धन। ठीक है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसके हित को सुरक्षा करता है फ्रेंड्स, तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखें कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। जो व्यापक फसल बीमा योजना था उसके स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कब की गई थी, तो वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 51 को देखें कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। देखिए वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आपको पीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो था फ्रेंड्स वो किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो सवाल नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। सवाल नंबर 52 को देखें फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें कि भारत में चांदी की उपलब्धता
के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सवाल नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 आपका है फ्रेंड्स कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ठीक है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। जो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 55 को देखें कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है फ्रेंड्स। तो देखिए तक्षशिला हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। सवाल नंबर 56 को देखें, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? गेस करें। सवाल नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 57 को देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? एक में दिया अपने नगर नियोजन के लिए, बी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी में अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, 4 में दिया है अपने उद्योग के लिए। तो इसे कूट में इसको नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है जानी जाती है अपने नगर योजना के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। चलिए सवाल नंबर 58 को देखें कि रानी पद्मिनी का नाम अलादीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम आपको पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का हस्बैंड का नाम यानी उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। ठीक है, सवाल नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 59 को देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वस्तुतः थे कौन थे फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चुगताई तुर्क थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के जो भी मुगल शासक थे वो कौन थे मुख्य रूप से? तो चुगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 को देखें कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? सब जानते होंगे, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्व कर लगाया जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सर्व कर लगाया जाता था, किस पे लगाया जाता था? 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंचाई पर लगाया जाता था। इसको ट्रिक से याद रखें फ्रेंड्स, सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलादीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। चलिए सवाल नंबर 63 को देखें कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी फ्रेंड्स? तो सब कोई जानते होंगे मेरे ख्याल से, सूरत में भारत ने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में किए थे। सवाल नंबर 64 को देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे बम्बई को लिया था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों। क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले उस पुर्तगाली का उस पर कब्जा था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। सवाल नंबर 65 को देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपण नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो सवाल नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। चलिए सवाल नंबर 66 को देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ हराया था? तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलीलूर में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में हराया था। सवाल नंबर 67 को देखें कि भारत संघ
के संस्थापक कौन है? तो भारत संघ के संस्थापक कौन है? सवाल नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जो भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सवाल नंबर 68 देखें कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो सवाल नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक मुख्य रूप से कॉलबर्ट को माना जाता है। सवाल नंबर 69 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा होगा? तो जो सवाल नंबर 69 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसी युद्ध से क्या हुआ था कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सवाल यही पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, स्थापित किया था? तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। सवाल नंबर 71 को देखें कि हाल ही में श्रीलंका ने दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर का अनावरण किया, इसकी ऊंचाई क्या है? करंट अफेयर से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में श्रीलंका ने दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण किया है जिसका नाम है लोटस टावर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 350 मीटर। याद रखिएगा लोटस टावर की ऊंचाई कितनी है? तो 350 मीटर। सवाल नंबर 72 को देखिए कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सब करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर ले सब, कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। सवाल नंबर 73 को देखें, हाल ही में सुर्खियों में रहा होलमबर्ग 15A किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए होलमबर्ग 15A है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोल शास्त्र से संबंधित है। याद रखिए फ्रेंड्स, होलमबर्ग 15A खगोल शास्त्र से संबंधित है। सवाल नंबर 74 को देखें कि किस राज्य ने एक दिन में 22 करोड़ पौधारोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 22 करोड़ पौधारोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश ने। सवाल नंबर 75 को देखिए, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है? ये भी देखिए सब सवाल करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये जरूर याद कर लें। तो किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है? तो सवाल नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य ने लॉन्च की है। सवाल नंबर 76 को देखिए, वर्ष 2019 में चार्ली चैंपियन अवार्ड से ब्रिटिश अकेडमी द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी स्टीव कुगन को सम्मानित किया जाएगा। किसको? स्टीव कुगन को। चलिए सवाल नंबर 77 को देखिए, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है फ्रेंड्स? गेस करें। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सत्यार्थ नायक ने लिखा है। श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ नायक है जो इसके लेखक हैं। सवाल नंबर 78 को देखें। सवाल नंबर 78 है आपका कि हाल ही में दूरदर्शन ने वतन नामक देशभक्ति लॉन्च किया है, इस गीत के गायक कौन है? तो हाल ही में जो दूरदर्शन ने वतन नामक देशभक्ति जो गीत लॉन्च किया है फ्रेंड्स, उसका गीत के गायक के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन है? सवाल नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जावेद अली ने गाया है। किसने गाया है? तो जावेद अली ने गाया है। सवाल नंबर 79 को देखें कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनेगी? तो सवाल नंबर जो 79 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एयर इंडिया। चलिए सवाल नंबर 80 को देखिए कि हाल ही में काजिन सारा झील की खोज किस देश में की गई है? तो काजिन सारा झील की खोज कहाँ, कौन सा देश में किया गया है? तो इसका नेपाल में खोजा गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काजिन सारा झील नेपाल में खोजा गया है। सवाल नंबर 81 को देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लॉन्च किया है?
तो किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लॉन्च किया है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लॉन्च किया है। चलिए सवाल नंबर 82 को देखें कि हाल ही में पलानी मंदिर के पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हाल ही में पलानी मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स, पलानी मंदिर को पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसको सुने कि हाल ही में पलानी मंदिर के पंचतीर्थम को, ठीक है, पलानी मंदिर पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। सवाल नंबर 83 को देखें कि किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? कहाँ का आईआईटी संस्थान ने किया है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईटी खड़गपुर ने किया है। सवाल नंबर 84 को देखो कि फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त वाले पहले भारतीय शेफ कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शेफ कौन है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रियम चटर्जी हैं। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें कि किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी रेलवे सुरक्षा बल ने, किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने लॉन्च किया है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। हाल ही में ग्वाटेमाला, ठीक है, हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ग्वाटेमाला का हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स? सवाल नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अल्जांद्रो जियामेती बने हैं। याद रखिएगा ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अल्जांद्रो जियामेती। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें। सवाल नंबर 87 है फ्रेंड्स कि किस कंपनी ने हारमनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो हारमनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुआवे ने लॉन्च किया है। किसने? तो हुआवे ने। सवाल नंबर 88 को देखिए। हाल ही में सुर्खियों में रहे वेस्ले साइडर किस खेल से संबंधित है? तो वेस्ले साइडर किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। सवाल नंबर 89 को देखें कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो गेस करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 90 को देखिए। सवाल नंबर 90 आपका है कि CSR पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजेती श्रीनिवास है। ठीक है, CSR पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इंजेती श्रीनिवास हैं। सवाल नंबर 91 को देखिए। सवाल नंबर 91 है मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का जो संचालन करते थे उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक। सवाल नंबर 92 को देखिए कि बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो बुद्ध भगवान ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सवाल नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में किए थे। सवाल नंबर 93 को देखिए। सवाल नंबर 93 है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे फ्रेंड्स? टोटल 3 हुए थे। तो 1930 में हुआ था जो पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। तो सवाल नंबर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें लिए थे फ्रेंड्स? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये सभी याद रखें फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 94 को देखें कि मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंधन कौन करता
था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंधन कौन करता था। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था आयुधागाराध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा टेढ़ा नाम है, आयुधागाराध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 95 को देखें। 95 आपका है फ्रेंड्स कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया। तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। कब? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। सवाल नंबर 96 को देखें। बिहार में अजयगीबीनाथ, ठीक है, बिहार में अजयगीबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानगंज भागलपुर में। ठीक है, सुल्तानगंज में आपका ये है। बिहार में अजगैबीनाथ, ठीक है फ्रेंड्स, नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, अजगैबीनाथ। ठीक है, अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज भागलपुर में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 97 को देखिए। मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? भृतक कहा जाता था। सवाल नंबर 98 को देखें कि बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में स्थित है। सवाल नंबर 99 को देखें। सवाल नंबर 99 है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, ठीक है, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर 2016 को शुरू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 100 को देख। हाँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध चित्रकला से है, यानी किस चित्रकला से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना कलम चित्रकला से है। मछली बेचती हुई औरत किस कला से संबंधित है फ्रेंड्स? तो पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। तो देखिए 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।